हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों, मेरा नाम है समता शुक्ला और क्लास 11th में आपका चैप्टर चल रहा है सेल। सेल में हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेल वॉल के बारे में। सेल वॉल क्या होती है बच्चों, आप सभी को पता है कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, किसी भी कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिका में हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात कर ली है, और जिसमें कल के सेशन में हमने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन देख लिया था, जिसमें हमने ये देखा था कि उसमें प्रोटीन्स की और लिपिड्स की लेयर होती है, बाइलिपिड लेयर होती है, बाइलेयर की लिपिड होती है, और सेल वॉल के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो सेल वॉल क्या होती है बच्चों, एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम सेल वॉल कहते हैं। सेल वॉल किसी भी सेल की आउटर कवरिंग को बनाती है ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फंजाई के बाहर, फंजाई और प्लांट्स में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ की जो कवरिंग होती है एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं सेल वॉल। ये जो सेल वॉल होती है बच्चों, ये सेल वॉल जो होती है ये सेकेंडरी सेल वॉल और प्राइमरी सेल वॉल के रूप में दो लेयर्स में होती है। सेल वॉल नॉट ओनली गिव्स शेप टू द सेल, सेल को ये केवल आकार ही नहीं प्रदान करती बल्कि ये रक्षा भी करती है मैकेनिकल डैमेज से और इन्फेक्शन से, है ना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन सेल टू सेल इंटरेक्शन, यानी कि सेल वॉल एक सेल से दूसरे सेल के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसमें भी हेल्प करती है। एल्गी के पास भी सेल वॉल होता है। अब इसको सब बच्चे अलग अलग लिखेंगे। एल्गी की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी हुई होती है, गैलेक्टेंस की, मेनेंस की और मिनरल्स की। लेकिन दूसरे प्लांट्स में ये किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की, हेमियोसेलुलोज की, पेक्टिन्स की और प्रोटीन्स की। एल्गी में ये बनी होती है सेलुलोज की, गैलेक्टेंस की, मेनेंस की और मिनरल्स की, और दूसरे प्लांट्स में ये सेलुलोज, हेमिसेलुलोज की और पेक्टिन्स की और प्रोटीन्स की बनी हुई होती है। यदि हम बात करें इसमें आपका सेल वॉल की, कि सेल वॉल एक प्लांट सेल की सेल वॉल, यंग प्लांट सेल की जो सेल वॉल कैरेक्टर है वो केवल प्लांट सेल का ही है। तो एक यंग प्लांट सेल की सेल वॉल जो होती है वो प्राइमरी वॉल होती है, वो कैपेबल होती है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, विच ग्रेजुअली डिमिनिशेस, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है जब सेल मैच्योर होती है और एक सेकेंडरी सेल वॉल बन जाती है ना। तो प्राइमरी और सेकेंडरी को ऐसे कहेंगे कि प्राइमरी सेल वॉल होती है वो तब डिमिनिश होने लगती है, यानी कि तब वो गायब होने लगती है धीरे धीरे जब सेकेंडरी सेल वॉल बनने लग जाती है। ये क्लियर है सभी बच्चों का। यंग प्लांट सेल्स की सेल वॉल ग्रोथ करने में सक्षम होती है और इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। जब ग्रोथ की क्षमता जो है सेल की मैच्योरिटी के साथ घटती जाती है और सेल के अंदर की तरफ ये सेकेंडरी वॉल का एक फॉर्मेशन होने लगता है, ठीक है। उसके बाद फिर धीरे धीरे क्या होता है, मिडिल लैमेला बनता है। द मिडिल लैमेला इज अ लेयर मेनली ऑफ कैल्शियम पेक्टेट। मिडिल लैमेला किस चीज का बना हुआ होता है, कैल्शियम पेक्टेट का बना हुआ होता है, जो क्या करता है, दो अलग अलग आसपास की, आस पड़ोस की जो कोशिकाएं होती हैं उनको पकड़े रखने का काम करता है, विच होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर। एक सेल के साथ दूसरे सेल को जोड़े रखने का काम कौन करता है, मिडिल लैमेला करता है। मिडिल लैमेला मुख्यतः किसकी बनी हुई होती है, कैल्शियम पेक्टेट की बनी हुई एक लेयर होती है जो आसपास के डिफरेंट सेल्स को चिपकाए रहती है या पकड़े रहती है। हम ये कह सकते हैं, या चिपकाए रहती है कह सकते हैं, या पकड़े रहती है, ये हम कह सकते हैं। सेल वॉल और मिडिल लैमेला ये प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा आर पार आ जा सकते हैं, ठीक है। अभी आपको मैं प्लाज्मोडेस्माटा का भी डायग्राम दिखाऊंगी। द सेल वॉल एंड मिडिल लैमेला मे बी ट्रांसवर्स्ड बाय प्लाज्मोडेस्माटा which connect the cytoplasm of neighboring cells। इस डायग्राम में देख रहे हैं आप, ये एक यहाँ पे देख रहे हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा है क्रॉस सेक्शन
आपका साइटोप्लाज्मिक सीव दिखाई पड़ रही है, सेंट्रल कैविटी दिखाई पड़ रही है, ये आपका मिडिल लैमेला दिखाई पड़ रहा है, ये है मिडिल लैमेला। सेल वॉल्स हैं दो एडजेसेंट सेल्स की, यहाँ पे ये ऊपर की तरफ सेल एक है, यहाँ पे दूसरी है सेल, नीचे दूसरी सेल है, और दोनों बीच में इंटरकनेक्टेड है किससे, इस तरीके के प्लाज्मोडेस्माटा से ही। ये अगर यहाँ पे कई सारी सेल्स हैं, आपको सेल, ये सेल है, ये सेल है, ये सेल है, तो इसमें बीच में यहाँ पे आपको ये गैप दिखाई पड़ रहा है। ये जो गैप दिखाई पड़ रहा है बच्चों, यही है प्लाज्मोडेस्माटा, जो क्या करता है, जो कनेक्ट करता है एक सेल, मतलब साइटोप्लाज्मिक ट्रांसफर इसमें हो सकता है ना। तो ये है आपका प्लाज्मोडेस्माटा का किस तरीके से ये आपके सेल वॉल के बीच में मौजूद होती है ना। प्लाज्मोडेस्माटा जो है वो आसपास के सेल के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करती है। तो ये डायग्राम के प्लाज्मोडेस्माटा की लोकेशन कहाँ है, ये आपको इस डायग्राम के माध्यम से अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। आगे हम बात करेंगे बच्चों एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की। ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम होता है, जिसमें मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस जो हैं वो एक दूसरे से काफी अलग होते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम किसको किसको रखते हैं, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हम रखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जो ER कहलाता है, हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स को रखते हैं, उसमें लाइसोसोम्स को रखते हैं और वैक्यूल्स को रखते हैं, ठीक है। While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, बहुत सारे ऐसे हैं, many of these are considered together as an endomembrane system. Endomembrane system क्योंकि because their functions are coordinated, क्योंकि इनके जो कार्य हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और उसमें एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से कोशिकांग आते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स आता है, लाइसोसोम्स आते हैं और वैक्यूल्स आते हैं। यदि हम फंक्शन की बात करें कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम्स ये कोऑर्डिनेटेड नहीं होते एक दूसरे से, तो ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट नहीं है ना। क्लियर समझेंगे सभी बच्चे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट वही है जो आपस में कोऑर्डिनेशन से जिनका फंक्शन परफॉर्म होता है। क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया और पेरोक्सीसोम्स ये आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं और इनका फंक्शन मतलब ये इंडिपेंडेंट अपना काम करते हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में क्या क्या चीजें आई, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आता है, गोल्जी ऑपरेटस आता है, लाइसोसोम्स आते हैं, वेसाइकल्स आते हैं और राइबोसोम्स भी उसी में आते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर आपको इसमें दिखाया गया है। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले आपको किसके बारे में पढ़ना है बच्चों, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में सबसे पहले आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ना है। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा अगर जो यूकैरियोटिक सेल्स के अध्ययन से क्या पता चला, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम। नेटवर्क और रेटिकुलम का मतलब जालवत संरचनाएं ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का मतलब नलिकावत संरचनाएं, जालवत और नलिकावत संरचनाएं जो साइटोप्लाज्म में फैली हुई थी, दैट इज कॉल्ड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वो कौन सी थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थी। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं, कैसी संरचना है ये नलिकावत और जालवत संरचनाएं। ER जो है वो इंट्रासेलुलर स्पेस में डिवाइडेड होता है, दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स होते हैं इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाता है, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का पार्ट होता है, और जो बाहर का पार्ट होता है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहलाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें अंदर जो है वो कौन सा कंपार्टमेंट होता है, ल्यूमिनल कंपार्टमेंट होता है इनसाइड ER, और बाहर की तरफ साइटोप्लाज्म की तरफ जो होता है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट्स होते हैं। ER ज्यादातर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं,
आउटर सरफेस पे ऐसा दिखाया जाता है। लेकिन जिसमें राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं होते, आप सभी को पता है कि जो ये राइबोसोम्स की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पे दो प्रकार के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, है ना। लेकिन सबसे पहले क्या जानेंगे कि साइटोप्लाज्म में जो टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के नेटवर्क फैले हुए होते हैं उन्हें हम ईआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ईआर इंट्रासेलुलर स्पेस को दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है। पहला है ल्यूमिनल कंपार्टमेंट इनसाइड ईआर और दूसरा है एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट जिसे कहते हैं आउटसाइड द, यानी कि साइटोप्लाज्म के अंदर। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट का मतलब ईआर के बाहर वाला पार्ट, साइटोप्लाज्म के अंदर वाला पार्ट। अब ये दो प्रकार के होते हैं, है ना। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेयरिंग राइबोसोम्स ऑन देयर सरफेस इज कॉल्ड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यानी कि दो प्रकार के होते हैं, एक होता है RER और दूसरा होता है SER। RER वो होता है जिसकी आउटर सरफेस पे ये आपको छोटे छोटे दानों जैसी संरचना दिखाई पड़ रही है। ये क्या है? ये है राइबोसोम्स। ये क्या है? ये है राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स के दाने जहां एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस पे अटैच्ड होते हैं वो क्या कहलाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। और इन द एब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स दे अपीयर स्मूथ एंड आर कॉल्ड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लेकिन अगर राइबोसोम्स वहां पे एब्सेंट हैं तब ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका कहलाती है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होती है ना, जो सेल में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है किसमें? प्रोटीन की सिंथेसिस में। क्योंकि राइबोसोम्स के बारे में आपने पढ़ा था, राइबोसोम्स में मैंने आपको बताया था कि राइबोसोम्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं, डायरेक्टली ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। और इनका जो कंटिन्यूअस आउटर मेम्ब्रेन है ना, वो न्यूक्लियस से अटैच, जो न्यूक्लियस होता है न्यूक्लियस से ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अटैच होते हैं, ठीक है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लिपिड की सिंथेसिस की लोकेशन होती है, उसमें प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है ना। इन एनिमल सेल्स लिपिड लाइक स्टेरॉयडल हार्मोन्स आर सिंथेसाइज्ड इन SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम पढ़ रहे थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, है ना। ये आपका क्लास 11th का सेल चैप्टर जो है, कोशिका वाला जो चैप्टर है बच्चों, ये आप 8th क्लास में भी आपने पढ़ा है, 9th में भी आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं। तो जिन बच्चों ने 9th क्लास में ये सेल वाला चैप्टर पढ़ा था उनको इस जो शब्द आया आपके सामने अंतर्द्रव्यी जालिका, ये एक नया नाम नहीं होगा आपके लिए, है ना। ये आप इसके बारे में पहले से जानते हैं। क्लास 11th में ये चैप्टर होने का रीजन ये है कि क्लास 11th में क्लास 9th में जितना आपको बताया गया था उससे थोड़ा सा ज्यादा बताया जाएगा ना। बायो क्या है? ऐसा सब्जेक्ट है जो इंटरकनेक्टेड है। आपने छोटी क्लासेस में जो पढ़ा है उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा डीप करके बड़ी क्लासेस में आपको पढ़ाया जाता है। GGIC गैर सैंड के बच्चे परेशान नहीं होंगे, हेल्प डेस्क वाले आपके बात करेंगे कि माइक से आवाज क्यों नहीं आ पा रही थी। बच्चियां कोशिश कर रही थी बात करने की लेकिन हो नहीं पाया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में मैं आपको बता रही थी कि न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ एक कोशिकांग है जो नलिकावत संरचना होती है जिसकी, और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है ना, जाल जैसी संरचना होती है। नाम क्यों उसका है रेटिकुलम? ताकि नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होता है। दो प्रकार का होता है बेसिकली, एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी खुरदरी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है, और एक होता है आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका। अब इसको पॉइंट वाइज समझने के बाद जैसे कहानी की तरह आप इसको बायो को याद कर सकते हैं, है ना। जो चिकनी अंतर्द्रव्यी जालिका होती है उस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है उसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो अंतर है दोनों में, इसी अंतर के कारण इनके फंक्शन में भी डिफरेंस हो जाता है। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है
ये प्रोटीन की सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है, और जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिपिड सिंथेसिस में सहायक होता है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज द मेजर साइट फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड। लिपिड की सिंथेसिस करने में हेल्पफुल होता है, लेकिन जो रफ वाला है वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। क्यों? क्योंकि जो राइबोसोम्स है, मैंने आपको राइबोसोम्स के बारे में बताया था कि राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन के निर्माण में सहायक होते हैं। ठीक है, तो अंतर्द्रव्यी जालिका जो आप पढ़ रहे हैं, अंतर्द्रव्यी जालिका में दो तरीके का ये होती है, दो तरीके की। एक तो होती है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरी होती है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाली जो होती है उसकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं, और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसलिए वो उसको कहते हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में ये इन्वॉल्व है। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उस पर राइबोसोम्स की प्रेजेंस नहीं होती है। ये वाला जो पार्ट है ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है जो आपको दिखाई पड़ रहा है, जिसमें बाहर की तरफ से कोई खुरदुरापन नहीं है। राइबोसोम्स के जो गोलिकाओं वाली संरचना है वो नहीं है ना। ये लिपिड सिंथेसिस के लिए जिम्मेदार होती है। एनिमल सेल्स में लिपिड लाइक जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स का सिंथेसिस है वो भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे ही होता है। तो ये राइबोसोम्स इसमें एब्सेंट होते हैं, ये लिपिड सिंथेसिस का मुख्य साइट या स्थल होता है, और एनिमल सेल की स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड्स जैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स की सिंथेसिस होती है। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको बिल्कुल ध्यान कर लेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरीके का होता है, रफ स्मूथ। रफ क्यों रफ होता है, स्मूथ को हम स्मूथ क्यों कहते हैं, और इसके फंक्शन क्या हैं, बेसिकली आपको यही पढ़ना है। नेक्स्ट है बच्चों आपको पढ़ना है गोल्जी ऑपरेटर्स के बारे में, या जिसे हम गोल्जी काय या गोल्जी बॉडीज भी कहते हैं। गोल्जी ऑपरेटर्स को हम गोल्जी काय भी कहते हैं। ये गोल्जी काय क्या है, इससे पहले इनका आपको डिस्कवरी पढ़ना है। डिस्कवरी जो है कैमिलो गोल्जी नाम के एक वैज्ञानिक थे, कैमिलो गोल्जी। 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, किसको, रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स ऑब्जर्व किया था एक न्यूक्लियस के आसपास, जिसे उन्होंने गोल्जी बॉडीज नाम दिया था अपने नाम पर। गोल्जी जो वर्ड है वो उस वैज्ञानिक के नाम पर आया है जिन्होंने इस स्ट्रक्चर की, इस कोशिकांग की खोज की थी, है ना। गोल्जी बॉडीज के बारे में इसका पूरा स्ट्रक्चर हम अगले सेशन में पढ़ेंगे, क्योंकि इस सेशन में हम इसे कंप्लीट नहीं कर सकते। केवल इंट्रोडक्शन आज के सेशन में हम लेंगे। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने पहली बार न्यूक्लियस के पास डेंस स्ट्रेन लेने वाले, यानी कि जो स्ट्रेनिंग की प्रोसेस हो रही थी उसमें डेंस स्ट्रेन ले रहे थे, वो ऐसा रेटिकुलर स्ट्रक्चर्स देखे, जैसा स्ट्रक्चर आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है। इन्होंने अपने ही नाम के आधार पे उनको गोल्जी बॉडीज नाम दे दिया गया। आज भी उनको गोल्जी काय या गोल्जी बॉडीज ही कहा जाता है। ये जो गोल्जी बॉडीज होती हैं बच्चों, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अटैच जो होती हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आसपास ही ये होती हैं, और न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही अटैच होती हैं गोल्जी बॉडीज, है ना। ये जो गोल्जी बॉडीज होती हैं इनका क्या काम होता है, इनका बेसिकली पैकेजिंग का काम होता है। इनका स्ट्रक्चर ब्रीफ में हम पढ़ेंगे अगले सेशन में, क्योंकि आज के सेशन में पूरा हम खत्म नहीं कर सकते, तो एक कोशिकांग एक दिन में पढ़ेंगे और आपको अच्छी तरह से, ताकि वो काम अच्छी तरह से याद रहे आपको, है ना। इसमें आप देख रहे हैं कि बाहर की तरफ मोटा है थोड़ा सा, अंदर की तरफ थोड़ा सा स्ट्रक्चर जो है वो नैरो हो रहा है। इसमें सिस और ट्रांस फेज होता है। अंदर का जो ये पार्ट है ये ल्यूमेन कहलाता है। सिस फेज और ट्रांस फेज आपको लर्न करना है। सिक्रीटरी वेसाइकल्स आपको लर्न करना है। बेसिकली इसका काम क्या होता है, पैकेजिंग का काम होता है। तो ये गोल्जी ऑपरेटर्स किस तरह से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होती, ये एक
क्लोज एसोसिएशन में होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के, और प्रोटीन सिंथेसिस जो राइबोसोम्स के द्वारा होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, उसकी पैकेजिंग का काम ये गोल्जी ऑपरेटर्स में। हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में हमने सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा, और उसके बाद हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ेंगे या गोल्जी काय के बारे में। ठीक है, तो ये जो 4 कोशिकांग हैं आपके ER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स, इन चारों के बारे में आपको पढ़ना है। ये चारों क्या है? ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पूरा अच्छी तरह से पढ़ लिया है। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, और GIC गैरसैंण के बच्चियां बात करने की कोशिश कर रही थी, बात नहीं हो पाई, उसके लिए हेल्प डेस्क वालों से बोल दिया गया है, वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। आज की क्लास में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।